अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज जापान चलेंगे। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं ताहिर शाह साहब। उनसे पूछेंगे कि वो क्या देखते हैं आजकल के हालात को और जापान में क्या हालात है। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मार्क साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आप कैसे हैं? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शाह साहब का आज ये मैसेज आया था बहुत ही मोहब्बत भरा। फिर मैंने कहा चले शाह साहब से बात करते हैं। तो शाह साहब ये बताइए कि आज देखिए जापान एक मुसीबत से गुजर चुका है। जिस तरह आपके इल्म में है कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल उस वक्त जापान पे किया गया। तो अब इस पूरी दुनिया को ये डरा रहे हैं कि किसी वक्त भी एटमी हमला हो सकता है। यूरोप भी इस वक्त महफूज नहीं है, अमेरिका भी नहीं है और भी ममालिक। तो क्या देखते हैं कि किस तरफ जा रहे हालात? वो मार्क साहब देखें, हमारे लिए तो खलीफा वक्त की जो रहनुमाई होती है वो बहुत ही हमें एक रोशनी दिखाने वाली होती है अंधेरे में। जी अब आपने सही कहा, जैसे आपने फरमाया कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें एटम बम का नागासाकी और हिरोशिमा में जो इतनी हौलनाक तबाहियां हुई हैं जी कि हजरत खलीफा मुस्लिम खामिस भी जब आए और खलीफा राबे भी आए, दोनों जो खुलफा हैं वो हिरोशिमा तशरीफ ले गए जी और अपनी आंखों से वो तबाही देखी। और खलीफा राबे वापस आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जी कि इतनी हौलनाक तबाही है कि उसका तस्वर भी नहीं कर सकता और आप दीदा हो गए थे, मुझे आज भी याद है। अच्छा तो अब मौजूदा जो हालात हैं, जी जो हजूर जिस तरह रिपीटेडली कह रहे हैं, अब हम तस्वर भी नहीं कर सकते थे कुछ अर्सा तो पहले कि ये जंग इस रुख पे चली जाए बिल्कुल और इतना खौफनाक हालात यकदम दुनिया के पैदा हो जाएंगे। जी तो जापान में भी चूंकि हिरोशिमा में भी और नागासाकी में चूंकि इस तरह के मतलब के खौफनाक हालात लोगों में गुजर चुके हैं, तो वहां पर लोग इस चीज को बहुत उठा रहे हैं और हिरोशिमा में इससे मुजाहिरे भी हुए हैं कि ये एटमी जंग की तरफ जा रही है चीज। जी तो आपके तो इल्म में है कि आप खुद वहाँ हजूर के करीब हैं कि हजरत साहब तो 10 साल से इस चीज के मुतनबे कर रहे थे कि तुम लोग बाज आ जाओ, तुम लोग इस तरफ ना जाओ। तो अब वो एक ट्रेंड जो अमेरिका की तरफ जो से भी जो क्रिएट हो रहा है, प्रोपेगेंडा तो ठीक है, पुतिन की तरफ बहुत ज्यादा यानी कि उस पे उसको बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है, लेकिन बात यह है कि दूसरी साइड से भी ये देखना चाहिए कि क्या वो लोग इसको जंग को रोकने के लिए वाकई ऑनेस्टली कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो असले भी भेज रहे हैं, इस तरह के काम साथ को कर रहे हैं। तो ये भी चीज ये है कि वो भी इस पे आग के ऊपर तेल छिड़कने वाली बात हो रही है। ये भी चीजें गौर करने वाली है। ये बड़ी जबरदस्त बात की शाह साहब आपने कि जंग रोकने की कोशिश आपको कोई सीरियस नजर आ रही है? असला तो नजर आ रहा है बिकता ना। हाँ, वो आपको सामने ही है। पिछले दिनों उन्होंने कितने ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से अगर आप वो टोटल हिसाब लगाएं तो उनको असला जा रहा है। और उसमें ये भी है कि जो यूक्रेन के अंदर जो यूक्रेन के जो सदर भी हैं, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि जो इनोसेंट, अब जैसे कि देखें उन्होंने ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको आपके इल्म में होगा कि जापान ने यंग बच्चों को अपना जंग में झोंक दिया था कि उसके फौजी खत्म हो रहे हैं। अब यूक्रेन का आप देखें कि उन्होंने जो हाजरीन में 18 साल की कम उम्र बच्चों को जाने से मना कर दिया। ये क्या चीज है? ये किस चीज का साइन? यानी ये वाज़ेह हमें बता रहा है कि वो लोग अपने सिविलियन बच्चों तक को जंग में झोंकने के लिए तैयार, और वो इसीलिए उन्होंने 18 साल के बच्चों को जाने नहीं दिया। तो वो खुद भी तो इस तरफ मतलब के जा रहे हैं जंग की तरफ, और अपनी आवाम को वो मरवाने पर तुले हुए। हालांकि उनको चाहिए कि ये न्यूट्रल राह जो तैयार करने के लिए एक ओपन जो राह उनको उनके पास एक ऑप्शन थी कि वो दोनों साइडों के ऊपर ना जाए, न्यूट्रल रहे। वो ऑप्शन उन्होंने ली नहीं। उन्होंने एक तरफ अपने आप को झुकाया है ना, तो इसलिए वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हिस्से में है ना, उनको टोटली मुबर्रज़ नहीं कराते जा सकते। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि उन्हें वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए था जो उनके मुल्क के लिए बेहतर था। तो ये कहते जी नेटो ने और अमेरिका ने मरवाया है, वो कहते जी हम आपके साथ हैं, आप ये कहते कि हम आपके साथ नहीं है। तो ये हालात जो इल्जाम अमेरिका पे आ रहा है सारा, या बंदे में अपने आप में भी तो इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं एक मुल्क चला रहा हूँ, मैं एक मुल्क का सरबराह हूँ, मुझे कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मेरा हमसाया मुल्क बड़ा ताकतवर है और पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया इसी चक्कर में।
ये तो देखें आप हमारी अल्लाह ताला ने जो रोशनी व्हाट्सएप हमें मसीह मौद इस्लाम जो फैलती हुई है वो दुनिया में के पास नहीं है। अब देखिए ना कि दजाल को क्यों दजाल कहा गया है। दजाल का मतलब ये है कि वो काम जो करेगा उसकी किसी को समझ नहीं आएगी। अब देखें दजाल की जो इस वक्त जो हिकमत अभी देखें, एक तरफ सारी यूरोप खतरे में पड़ गई। यूरोप समझता है कि वो मतलब कि अमेरिका के साथ है, हालांकि देखें इसमें यूक्रेन सिर्फ खतरे में नहीं है, पूरा यूरोप भी खतरे में है। एक तीर में कई शिकार हो रहे हैं। यूरोप पूरा खतरे में है जी, यूक्रेन खतरे में है और रूस, यानी तीन जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं या दुनिया के बड़ा जो तीन हिस्से हैं वो बिल्कुल जिसे कहने का वो फकीर बन जाएंगे और एक दजाल के सामने वो मजीद सजदा रेज होंगे। इसका फायदा क्या, वो नुकसान इन तीनों रूस को भी है, यूरोप को भी है और यूक्रेन को भी है। और जो पीछे इसके पीछे आग लगाने वाला उसको फायदा है। अब आपके सामने आग लगाने वाला कौन? अच्छा, ये जिस तरह आपने फरमाया कि असला बिक रहा है और पूरी दुनिया को पता है, इसका मतलब असले की वैल्यू ज्यादा है, इंसानों की कम है? ये तो आपके सामने ही है। हजूर ने भी देखें कल वाज़ेह फरमा दिया है कि देखो ये सब एक हो गए हैं और बस एक बात को वो दिखा रहे हैं जिस तरह, तो वादे ये हो रहा है कि वो असला भी बिक रहा है, वो हथियार भी जा रहे हैं और वो जंग को एक तरफ जंगबंदी की, एक तरफ वो पुतिन के ऊपर हर किस्म की पाबंदियां लगा रहे हैं। अच्छा देखें ये एक चीज बड़ी वारिस साहब आपके तो फिल्म में आप सारी आपकी नजर है हर तरफ। आप एक बंदे को टोटली यानी कि कॉर्नर कर रहे हैं इस तरह कि वो बिल्कुल यानी कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे, चारों तरफ से उसको बंद कर रहे हैं, घेर रहे हैं ताकि वो मजीद अब उसको यानी कि जिसको कहते हैं ना कि वो तैयार कर रहे हैं उसके लिए किसी नेगेटिव रिटेलिएशन के लिए कि वो किसी ऐसा कदम उठाए जो कि बहुत ही खतरनाक हो। अब इस तरह उसको नहत्ता कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो वो फिर किधर जाएगा आप खुद सोचो। अच्छा ये बात भी मैं भी जी आप सॉरी आप खुद आप उसको खुद एक डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे जी। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि उसको इतना नहीं परेशान करना चाहिए था। देखे जैसे जैसे इंसान परेशान होता है फिर वो गलत रास्ता अख्तियार करता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप उसको इतना निहत्ता कर रहे हैं, इतना निहत्ता कर रहे हैं, चारों तरफ से उसको बंद कर रहे हैं, लॉकअप कर रहे हैं। एक तरफ आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको ऊपर मुसलसल दिखाते चले जा रहे हैं और मतलब कि आप एक तरफ से आप जंगबंदी का ऐलान कर रहे हैं, जंग बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी हरकतें बता रही हैं कि आप बड़ी जंग की तरफ उसको लेके जाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? और जो अब असला धड़ाधड़ आप बेच रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ भी प्राइसें वगैरह ऊपर गई, जापान में भी पेट्रोल वगैरह की या नॉर्मल चल? जापान में ज्यादा यानी एक लीटर जो है ना वो 170 येन के यानी कि 10 येन के करीब बढ़ा या 7 येन के करीब बना है। ये नहीं कि डबल हो गई है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ऊपर गई है प्राइस? हाँ प्राइस तो गई है, प्राइस तो गई है। तो उससे दूसरी चीजें भी महंगी हुई हैं बहुत। हाँ दूसरी चीजें भी महंगी हुई, लेकिन किसी किस्म की यानी कि जापान एक ऐसा मुल्क है वो यानी कि यूरोप से भी दूर है और आपको पता है जजीरा है जी। तो उसमें यानी कि जिस तरह यूरोप के ऊपर यानी खतरात मंडा रहे हैं उस तरह तो नहीं है यहाँ पे कैफियत, एक अमन और सुकून वाली कैफियत है जो जापान की। और इतना ज्यादा कीमतों में भी रश नहीं है, किसी किस्म को पैनिक भी नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि एक ये चारों तरफ से क्योंकि पूरी दुनिया में एक शोर मचा हुआ है और मीडिया क्योंकि आपको पता है मीडिया की पावर है इस वक्त, तो वो फिर मीडिया के जरिए लोगों को यानी कि उस प्रोपेगेंडा की तरफ लेकर बंदा जाएगा। जब विजय जाता है तो फिर वो हर बंदे के ऊपर जबान के ऊपर यही है बस ये अच्छा शाह साहब, ये लोग वैसे डरे हुए हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, कोई खौफ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जापानियों पे तो जिस तरह शुरू में बात की एक खौफ का भी आलम रहा है बड़े अरसे तक। ये जापानी जो मैं कल ही 3-4 दिन पहले वो हिरोशिमा के एक बंदा है वो जो कि इस वॉर के जो सेकंड वर्ल्ड वॉर को एक्सपीरियंस कर चुका है, वो उस वक्त प्राइवेट स्कूल में था, तो वो इस चीज को बहुत दर्द के साथ बयान कर रहा था कि खुदा के लिए तुम ये एटमी जो वॉर है उसकी तरफ ना जाओ कि तुम इसकी
इसकी दुख और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, हमसे पूछो इसका दर्द ना। और यही बात आप देखें हुजूर दूसरे खुतबे में ये फरमा चुके हैं, फरमाया कि ये तुम्हारी नस्लों जनरेशन को ये जो है ना ये इसकी तकलीफ होगी, अगले कई जनरेशन सफर होगी। ये तो चीज क्या वजह ये आज के हुक्मरान क्यों नहीं ये समझ रहे कि हमें जो भी कदम उठाना चाहिए बड़ा सोच समझ के हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और आज आपके इल्म में है कि मीडिया की भी बड़ी एक ये भी एटमी जंग से काम नहीं जो मीडिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में बात पता क्या है, अगर इसका खुलासा अगर आदमी ज़हन में लेके आए ना, तो देखें वो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक खुदा का एक फरिश्ता दुनिया में आए थे, और इन लोगों ने उसको क्या, यानी अगर आप देखें, आप किसी चपरासी भी किसी अफसर का जाता है ना तो लोग उसका एहतराम करते हैं। और तसव्वुर करें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नायब, हज़रत का एक ऐसा फरिश्ता जिसके बारे में आप तक आया था कि तुम बर्फ के पहाड़ों पर रेंगते हुए जाके उसे कबूल करना, अगर तुम्हें सलाम को जाना, अगर वो आ जाए। तो उसको इस दुनिया ने इस बुरी तरह रद्द किया है कि अब ये होलनाक जंगें और तबाहियां देखें। वो मसीह साहब का एक शेर है कि आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुद खुदाए जुल अजाइब से प्यार। अब बात यह है कि आग की और ये तबाहियों की तरफ तो इन्होंने अपने आप को खुद दावत दिया एक खुदा के फरिश्ता को रिजेक्ट करके। तो अब इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, या तो ये इस तरफ आए या फिर ये जाहिर है कि अब ये सेल्फिशनेस है और साथी मुफादात है, कोई किसी को परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। ये जाहिरी मुंह से तो बातें करते हैं लेकिन उनको जरा भर भी परवाह नहीं है। अगर उनको परवाह होती तो ये जो आग है अचानक थोड़ी उभरी है, ये तो साल 10, 12, 13 साल से ये तैयारी हो रही थी इसकी, आखिरी उभर के आ गई। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा ये बताइए कि अमेरिका ने कितने ममालिक तबाह किए, क्या वजह, उसके बावजूद दूसरे ममालिक जितने उनको समझ क्यों नहीं आती? बस यही तो फिर वही बात आ जाएगी कि दज्जाल के बारे में यही खुशखबरियां थी कि वो दवाई फैलाता चला जाएगा और वो उसके अख्तियार में होगा, जिसको चाहेगा खिलाएगा, जिसके चाहेगा रोटी बंद कर देगा। वही निशानी है। अब उसने आपके सामने सबने फरमाया है कि इराक को तबाह कर दिया, फलस्तीन को तबाह कर दिया, वो यमन को तबाह कर दिया, ईरान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान को। अब अच्छा वही बच्चे देखें, तसव्वुर करें, लखू का बच्चा है ऐसा जो मतलब कि इन्हीं चीजों का शिकार हुआ है। कभी आपने देखा इस तरह टीवियों पे उनको? शाह साहब, आखिर पे एक सवाल है कि मुसलमान ममालिक क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? अगर ये हो सकते, वैसे आपकी क्या राय है इसमें? मुख्तसर जवाब देंगे, टाइम खत्म हो रहा है। बस यही हुजूर ने भी फरमाया कि इन लोगों से ही सबक सीखो कि सारी दुनिया इनके साथ इकट्ठी होगी। ये चंद बच्चों को उन्होंने देखा है मरते को, तो सब यूक्रेन के साथ इनसे ही सबक सीख लो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर ही तुम इकट्ठे हो जाओ। असल में बात यही है साहब कि खुलासे यही है कि इन्होंने ना जो सारे मुसलमान मुल्क हैं कि अपने जाती मफाद की खातिर ये इवन अमेरिका का तो साथ दे सकते हैं लेकिन मुसलमान एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया। आपसे और भी बातचीत रहेगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी प्रोग्राम चल रहा है जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर है। अच्छा बात साहब, सुबह इतला मिली रबुआ में एक नौजवान लड़का जो जिसका तल्लुक वकालत के शोबे से था उसे शहीद कर दिया गया। आप, क्योंकि आपने मुझे फ़ोन पे बताया आप ज़ाती तौर पर जानते थे, तो थोड़ा सा बताएंगे आप भी? हाँ जी, मैं ये बेसिकली इनके वालिद साहब को मैं जानता था और मेरी एक बहन बनी हुई है, उनका उसने एक प्लाट लिया था इनके घर के सामने। अच्छा। तो मैं वहाँ जाता रहता था। तो वो इनके वालिद साहब जो हैं कुछ चंद साल पहले फौत हो गए थे और ये 3 भाई हैं। 2 भाई जो वकील हैं बने हैं। इसमें से बड़ा जो था ये बाबर महमूद बसरा था, बड़ा नाइस और अखलाक वाला लड़का था और मेरे घर भी आया। मैं भी इनके घर गया, बैठ के हमने चाय भी पी। बड़ा ये आने से पहले जब मैं इधर यूके में आया हूँ पिछले साल, तो बड़ा ही दिबा आदमी था और बहुत अच्छा, और इसका काफी अच्छे ज़ौक़ का आदमी था और बड़े अखलाक वाला आदमी था। अच्छा ये बताइए कि बड़ा अरसा दराज से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर है, वकील है, अहमदी है, उनको निशाना बनाया जाता है।
तो ये इन लोगों को इल्म है कि कितनी मेहनत से ये लोग पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचते हैं और कितना वालदैन को सदमा होता है जब इस तरह की शहादत की खबर मिलती है। क्या वजह है कि लोगों को समझ या अकल क्यों नहीं आ रही? असल बात ये होती है कि जब भी किसी कम्युनिटी को कोई दूसरी कम्युनिटी नुकसान पहुंचाती है, उसका मद्देनजर नजर ये होता है कि उनके ऐसे लोगों को शहीद किया जाए या नुकसान पहुंचाया जाए जो सोसाइटी में मैटर करते हैं, ताकि वो लोग जो हैं आइंदा अपने बच्चों को वकील या डॉक्टर बनाने की कोशिश ना करें, ताकि इनकी एक तो उससे मईशत भी कमजोर होती है और दूसरी ये है कि लोगों की हमदर्दियां जो हैं वो डॉक्टरों के साथ ज़ाहिर है हर आदमी की हमदर्दी होती है, इसी तरह वकीलों की भी हमदर्दियां होती हैं, वकीलों से भी हमदर्दियां होती हैं, क्योंकि अहमदी डॉक्टर और अहमदी वकील अल्लाह के फजल से गुरबा की मदद करते हैं, उनके मुफ्त केस भी लड़ते हैं, उनको मुफ्त दवाइयाँ भी देते हैं, मुफ्त इलाज भी करते हैं। तो ये बात जो है ये मुखालफिन को हजम नहीं होती, इसलिए वो इन लोगों को जानबूझकर निशाना बनाते हैं ताकि कम्युनिटी जो है उसका असर और रसूख जो है उसको कर्टेल और कम किया जा सके सोसाइटी। अच्छा, बसा अपना क्या नाम है अपना बासा साहब, ये बताइए कि इमरान खान के क्या हालात आजकल काफी परेशान नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए हमारे नाज़रीन को। हाँ जी, असल इमरान खान साहब जो हैं ये कुछ इनकी हमायत और पोजीशन जो है ज्यादा कमजोर इसलिए हो गई है कि ये बोलते वक्त सोचते नहीं है। ये जो नया शाखसाना इन्होंने छोड़ा है वहाँ के न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होते हैं, जाहिर है इसकी वजह जो है ये उनके जो है हेड्स जो हैं COAS है दूसरे लोग हैं उनके दिल बहुत दुखे होंगे, जिसकी वजह से इसकी जो है ना सिचुएशन पहले की निस्बत कमजोर हो गई है। लेकिन एक चीज जो है वो ये है, मैं भी मतलब जाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि ये 22 तारीख को जो वहाँ इनकी हो रही थी OIC की उस कॉन्फ्रेंस को इसके खिलाफ जो है हो लेने देती, क्योंकि उसमें कश्मीर का मसला हल होना था और ये इसका एक प्लस पॉइंट था जिसको इसने ये आर्मी के बारे में ऐसे अल्फाज है कि उसको नेगेटिव में बदल दिया है। तो अब देखें, और दूसरी तरफ ये है कि इसने कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो कानून के मुताबिक हो। अभी अब ये 10 लाख का मजमा इसने कहा है जी वहाँ एक दिन पहले इकट्ठा करें। अब जाहिर है वो एक दिन जब आएंगे तो वो सारी सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी और अगले दिन भी वो लोग वहीं तकरीबन उनमें से बहुत सारे होंगे और पार्लियामेंटेरियंस को जो है आने में मुश्किल होगी। हालांकि पार्लियामेंट का ये एक फंक्शन था नॉर्मल, अदम इत्माद होने देता है, बेनजीर के खिलाफ भी हुई थी, चुप करके वोटिंग हुई, उसके खिलाफ कामयाब नहीं थी, वो काम खत्म हो गया। लेकिन इसने पता नहीं क्यों इसको अपनी अना का मसला बना लिया है कि ये वोटिंग नहीं होने दे रहा है और ये आइन के भी खिलाफ है। और जो आज स्पीकर ने बयान दिया है उसने भी कहा, उसने कहा जी कि मैं तो जाला हूँ इसका इमरान खान का, मैं तो उसी की हमायत करूंगा। तो उसके बारे में पीपल्स पार्टी ने अभी शीरी रहमान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसने कहा जी कि ये जो है ये गैर जानबदार नहीं रहा, इसलिए हम इसको वोटिंग के लिए सुपरविजन नहीं करने देंगे, ये फौरी तौर पर इस्तीफा दे। तो हालात जो है ये मखदूश होते जा रहे हैं, एक दूसरे की मुखालफत बढ़ रही है। अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह रहम करे और इसको इमरान खान की पार्टी को भी हिदायत दे और इस बेखिलाफ को भी हिदायत दे। अच्छा, ये खतरनाक तो मान रहे हैं और ये समझ नहीं आई कि आखिरी टाइम है, थोड़ा वर्षा रह गया, तो ये काफली को क्या ज़हन में आया कि उन्होंने भी साथ तमाशा शुरू कर दिया? देखें, हर आदमी जो पर बुनियादी तौर पे हमारे 90% आबादी और लीडरान ये सारे बदयानत और लालची हैं, हर किस्म की हर जगह झूठ बेईमानी अपना फायदा। तो जो ये है इन्होंने भी अब ये 5 पार्टियां 5 इनकी सीटें हैं ये जितनी भी हैं, तो उन्होंने भी अब ये फायदा उठाया कि उनको दाना डाल दिया मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने दाना डाल दिया जरदारी के हम आपको बनवा देंगे। उधर से जहांगीर तरीन का जो था वो वैसे ही उस्मान गुलजार के खिलाफ थे और अलीम ग्रुप जो है तो उन्होंने भी कुछ दिया था। लेकिन यहाँ भी ये मामला भी वो अच्छे तरीके से हल हो जाना था, लेकिन शेख रशीद ने बीच आके
इनको बारे में गलत तासरात दे के जी के 5 सीटों की वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उसमें इसलिए अब वो और ज्यादा खिलाफ इसके हो गए हैं। चौधरी बरादरान जो हैं उन्होंने ये शेख रशीद का और शेख महमूद कुरैशी का बड़ा हाथ है कि वो मुखालफीन इसके मुखालिफ बना रहे हैं इमरान खान के ऐसे बयान आते हैं। अच्छा, तो अगर फर्ज करें इमरान खान की छुट्टी हो जाती तो ये किसी को ऐसे बंदे को आपके ज़हन में आया लेके आएंगे वजीर आजम जो 1.5 साल या जितना अरसा रहेगा गुजार ले? मेरा तो ख्याल जाती ये था कि अगर ये इमरान खान अक्लमंद होता थोड़ा सा तो ये खुद स्टेप डाउन कर लेता थोड़ा सा और अपनी पार्टी का कोई बंदा जो ना उस ले आता साथ उसके, तो वजीर, लेकिन ये तो और ही तरफ चल पड़े। अब मेरे ख्याल में तो वहां जो है कोई ऐसा आदमी जो आए उसमें उसके साथ शर्त ये होगी कि वो 3-4 महीने में इंतखाबात करवा दे। 1.5 साल के लिए किसी को अगर ये लेके आए तो उसमें मेरा ख्याल ये पार्टियां जो है ना 2-4 महीने के बाद फिर तितर एक दूसरे की मुखालफ हो जाए। अच्छा, इंतखाबात तो इसी सूरत में हो सकते हैं अगर असम्बलियां तोड़े, वैसे इंतखाबात का क्या तुकमंदा है? नहीं, इंतखाबात जो है ना वो उसको बिफोर टाइम आइन में है, आप कर सकते हैं, तो वो फिर खुद ही। हाँ जी, लेकिन जो आएगा आपके ख्याल में वो ये सोचेगा कि ये कर ले हम? हाँ, असेंबलियां में तहरीक, अब ये डिपेंड करता है ना कि ये तो सारी पार्टियों में, अब अगर कोई ऐसा लालची बंदा आ गया हो वो भी आकर गया तो फिर यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहेगा चलो हमारे तो 90 दिन के लिए भी वजीर आजम मान जाए तो उसकी पिकनिक शुरू हो जाती है, आपके इल्म में है। हाँ जी बिल्कुल, तो ये इस लिहाज से नहीं, लेकिन मेरा ख्याल अभी अब ये नहीं करने लगे क्योंकि आगे फिर ये इलेक्शंस में जो है ना ये जाना है इन्होंने, अभी ऐसा कोई गैर सियासी बंदा ये लगाएंगे वजीर आजम या जो भी लगेगा उससे पहले। अच्छा, आखिर में ये बताइए जो वो हालात बने इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त पाकिस्तान के ये अंदरूनी हालात खराब करने को जरूरी थे? नहीं, वो असल मसला ये है कि वो आप देखें, मेरा जहां तक मैंने कल भी बताया था उनको चीफ साहब को कि अब ये आपकी अंदरूनी लड़ाई नहीं रही जमातों की, ये अब ग्रुपबंदी हो गई है। उधर से अमेरिकन जो है उन्होंने सुना है कि सफारतकारी या सफारी सफीरों के जरिए पैगाम भी जो है मुक़्तदर हल्कों को कि हम जो है इमरान खान को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ये हो भी गया, इनसे नाकाम भी कर लिया एतमाद की तहरीक, तो हम इसको चलने नहीं देंगे, हम वो अनाउंस करेंगे और माली इमदाद करेंगे इसके मुखालफिन की। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू। अच्छा, ये बासु साहब थे, बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से इमरान खान ने इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे बयान दिए, मैं काफ़ी दिनों से आपको तवज्जो बारह दफा दिला रहा था कि इमरान खान के लिए मुश्किल टाइम आने वाला, और वही हुआ। हिकमत अमली से काम नहीं लिया गया, खामोशी से काम नहीं लिया गया, शोर शराबा ज़्यादा। एक ये फ़र्क होता है, आप सियासतदान मुल्क के अंदर तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालियाँ भी निकालते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, शोर भी करते हैं, मगर जब वही ज़बान आप इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं तो हर जगह पे क्योंकि आप जैसे लोग नहीं बैठे होते वो फिर उसको बड़ा सीरियस लेते हैं। क्योंकि हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने देखा जरदारी ने नवाज शरीफ को गालियाँ निकाली, नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की तस्वीरें करा दी, बिलावल अब उसके साथ। तो ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे सोच समझ के चलना चाहिए कि वहाँ पे नहीं होती। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जुड़े रहे 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। आप देख रहे हैं इस वक्त 9 ब्रदर्स टीवी। 9 ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। आप चलेंगे इंग्लैंड, अब्दुल बासु साहब हमारे साथ होंगे। आपके इल्म में है कि सुबह जो हमें इतला मिली कि ईरान ने मिसाइल डाल दिए, अब इस पे बात भी करेंगे, कुछ यूक्रेन पे भी और कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल पे भी।
जी बादशाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बादशाह ये क्या हो गया, अभी तो एक जंग का स्यापा खत्म नहीं हुआ और दूसरे की भी इतला शुरू आ गई है कि ईरान ने मिसाइल डाल दिए हैं। तो ये तो हम बता चुके हैं, लेकिन अब आप क्या देखती हैं कि अमेरिका खामोश रहेगा? नहीं, वो मैंने इसकी डिटेल में देखा है, मैंने तज्जिया भी किया इसका। बेसिकली क्योंकि इराक में जो आपको पता है ना, ये पहले ही वहाँ जो है ईरान के हमायती जो है वो कुर्दिस्तान में वो कुर्द जो है वो लड़ रहे हैं उधर। तो वहाँ ये अक्सर जो है ये अटैक करते रहते हैं, ईरान से जो है ना मिसाइल दागते रहते हैं जिसके ऊपर छोटा मोटा। तो आज सुबह भी संडे की मॉर्निंग में ये हुआ है कि वहाँ इन्होंने मिसाइल जो दागे हैं वो वहाँ यूएस एम्बेसी का जी कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है, ये उसके करीब फटे हैं। और वो बिल्डिंग जो है वो अभी जगह इस्तेमाल नहीं है। वो जो है उस वक्त इराकी मीडिया जो है उन्होंने ये शोर मचा दिया कि उन्होंने कहा कि ये बहुत बिल्डिंग को हिट किया है, निशाना बनाया गया है और कई मिसाइल दागे गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन भी अलर्ट हो गया। जब उन्होंने देखा है, उन्होंने ये कहा कि हाँ, वो जब जायजा लिया सारा तो उन्होंने ये बयान दिया अमेरिका ने कि वो मिसाइल फटे जरूर हैं और अटैक भी, लेकिन बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही वहां कोई बंदा था, इसलिए वो जो है उससे दूर फटे हैं। तो लिहाजा जो वो सिर्फ एहतजाज ही उन्होंने कर दिया है और इसको इग्नोर इसलिए भी कर दिया है क्योंकि आपको पता है ना कि ईरान के साथ वैसे ही न्यूक्लियर टॉक जो है वो उनकी जारी है नेटो के साथ हेल्प के साथ। तो वहाँ जो है वो उनका होने वाला था ये जो मुआहदा जो है, तो बीच में रूस ने अपना जो है लोचो टाल दिया और उसने कह दिया कि जी मेरे साथ जो तजारत है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो जो है वो भी अभी अब उन्होंने मुलतवी कर दिया है। इसलिए जब तक वो मुआहदा नहीं हो जाता मेरा ख्याल है किसी किस्म का कोई रिएक्शन ऐसा ज्यादा नहीं होगा। और एक चीज और भी है कि ईरान के साथ अब मेरा ख्याल है अमेरिका तल्लुकात खराब और मजीद नहीं करेगा क्योंकि तेल शायद इससे भी लेना पड़े। हाँ जी, वो तेल तो उसने 3 मुल्कों से अप्रोच किया है ना, इसलिए ईरान से, सऊदीया से और बहरीन से। उसने तभी वो जो $130 से नीचे आ गई है क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया। असल में रूस जो है ये 7 लाख जो है बैरल, 7 से 8 मिलियन बैरल जो है ना रोजाना प्रोड्यूस करता था और वो ज्यादा उसकी आइटम जब तो महंगा हो गया तो वो उसको पूरा करने के लिए सऊदी अरब और बहरीन और ईरान बिल्कुल अच्छा कह दिया। बात साहब ये बताइए कि 17-18 दिन हो गए जंग को और अब ये नजर आ रहा है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। रोजाना बयान आते हैं फलां शहर पे कब्जा हो जाएगा, फलां पे हो जाएगा। ठीक है, यूक्रेन कमजोर तो हो रहा है, मगर आप क्या देखते हैं कि अब ये जंग जो है वो लंबे अरसे तक चलेगी? मेरा तो ख्याल है कि इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी क्योंकि यूरोपीय ममालिक, अमेरिका असला वगैरह तो उनको दे ही रहे हैं ना। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आज मैं उसकी जो है ये यूक्रेन का सदर उसका बयान पढ़ रहा था और मुझे ये लग रहा है कि वो हिम्मत हार गया है क्योंकि उसने आज ये बयान दिया। उसने कहा जी मैं रूसी सदर जो है उसको वेलकम करता हूँ, मुझे खुशी है कि उसने कहा है जी कि बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं एक शर्त ये है कि बातचीत जारी रखने के लिए पहले सीज फायर की जाए। इसका मतलब इससे ये आप निकाल सकते हैं कि वो अब सोच रहा है और समझ रहा है कि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है ना कि जी नेटो या वेस्टर्न यूरोप जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उसको मदद कर रहे हैं, बेशक मदद कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है सरहदें जो हैं उधर समुंदर की तरफ भी और दूसरी सरहदें भी हैं, वो उनके ऊपर रूस का काफी सारा कंट्रोल है। वहां से अंदर वेपन से जाना आसान काम नहीं है। और ये भी जो इन्होंने कहा कि जी 52 मुल्कों से 20,000 लोग, ये भी अभी उन्होंने वो एप्लीकेशन में मांगी थी क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां वो अंदर दाखिल हो सके और रूस की नजर है सब पे। तो इसलिए अब मेरा ख्याल है कि ये जंग जो है ना ये अब जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि फ्रांस के जो है उसने भी कॉल की है उसको पुतिन को, उस पर जोर दिया है कि सीज फायर करो। नहीं बाबा साहब, फायर वो फोन तो करती रहती है, कॉल तो करती रहती है, जर्मन ने भी की है, मगर नतीजा तो कोई नहीं निकल रहा। वो तो वहीं पे अड़ा हुआ कि मुझे ये यूक्रेन पे जो मैं चाहूंगा उसी तरह चलाऊंगा। तो आपने तो चलो बयान सुना, मगर आप क्या समझती है कि ये नेटो ने इतना बड़ा मजमा लगाया है वहाँ नॉर्वे इधर उधर, तो ये वैसे ही शुगर मेले के लिए?
हाँ, मेरा यही ख्याल है कि इन्होंने वो असला अपना करना कराना था खाली, वो स्टोर काफी खाली हो गए हैं और थोड़ा जो 10-15 दिन और लगे जाएंगे उसमें और खाली हो जाएंगे, और ये अल्टीमेटली जो है वो उसको ये खुद भी मजबूर कर देंगे कि ये अब सीज फायर ही इनके हाथ में बेहतर है, क्योंकि इनकी अपनी इकोनॉमी जो है उसको भी नुकसान होना है। अच्छा, ये तो नुकसान तो हो रहा है ना, हर तरफ आप देख रहे हैं। इंग्लैंड में भी आप देख रहे हैं कि लोग जो है कुछ परेशान नजर आए, ये अब नॉर्मल जिंदगी चल रही है? नहीं, वहाँ तो अभी फिलहाल तो नॉर्मली जिंदगी चल रही है। अखबारों की हद तक अखबारों में बयानात जो हैं उसमें वो प्रोपेगेंडा करी जा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन पब्लिक में तो मैंने ऐसी कोई हर जगह उसी तरह रौनक है, उसी तरह ना कहीं डिस्कशन सुनी है, बिल्कुल नॉर्मल हालात जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रूस है इसको ये संभालने में यूरोप और अमेरिका कामयाब हो जाएंगे? मगर इन्होंने अभी तक कोई खुद तो बातचीत की नहीं आप डायरेक्ट उसके साथ के, जैसे कोई आराम से प्यार मोहब्बत से यूरोपियन यूनियन ने। हाँ नहीं, ये तो खुद डायरेक्ट बात इसलिए नहीं कर रहे ना, ज़ाहिर है डायरेक्ट वो किस बेस पे बात करें, करनी तो यूक्रेन पे है ना बात। तो उसने कहना जी उसको आप मनाएं, वो आप लोगों ने इंस्टॉल किया वो उसको मनाएं कि वो जो है नेटो की एप्लीकेशन उसकी आप वापस करें, ना उसको दाखिल करें, तो मैं सुलह कर लेता हूँ। नहीं तो अच्छा, ये बात में मैं भी एग्री हूँ, तो वो क्यों नहीं कर रहा? उसको क्या मुसीबत पड़ी हुई कि वो अब कहेगा मैं नेटो के साथ ही रहना है? तो ये तो शुरू में भी उससे गलती हुई जो, तो अभी तक उसी गलती पे चल रहा है वो असल में वो नहीं चल रहा। ये इसी तरह ही होता है कि ये जो छोटे ममालिक होते हैं ये इनके स्ट्रिंग्स कहीं और से हिलाए जा रहे होते हैं, वो बयानात जो हैं वो उनके मुताबिक देते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि अगर वो कामयाबी नहीं होती तो फिर वो जो है वही पावर उन लोग कहते हैं कि अच्छा अभी ठहर दो यार, इस बयानात थोड़े वापस ले लो, स्लो हो जाओ, फिर जब कभी मौका मिलेगा फिर देखेंगे। तो ये सूरत हाल है। ये तो चूंकि इंस्टॉल ही उन्होंने किया हुआ था तो इसलिए उनकी हमायती था, ये उन्हीं की हमायत करता था और नेटो में जाना चाहता था। उन्होंने कहा शायद इस दफा जो है ये हमारा कुछ काम बन जाए, हम इसको नेटो में शामिल कर लें, तो रूस की तरफ से शायद इतना सख्त रिएक्शन ना आए, लेकिन उसने इतना सख्त रिएक्शन दिखाया कि ये अभी स्लो। अच्छा, ये जो तबाही हुई है, अगर जंग बंद भी हो जाती तो ये कितने देर में ठीक करेंगे मुल्क को? आपका क्या ख्याल है? ये कम से कम 2 साल लग जाने। अच्छा, तबाही तो ऐसे लगी हुई है जैसे बड़ा अरसा लगेगा जिस तरह दिखाया जा रहा है। देखें, मैं अभी आज भी मैं पढ़ रहा था, जो यूएनओ है उसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होती हैं, उसने कहा जी अभी तक सिर्फ हमें जो रिपोर्ट हमारे मुबस्सिरीन ने दी है वो 564 शहरी सिर्फ हलाक हुए हैं, जिसमें फिर से 52 बचे। इसका मतलब वही मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है। हाँ, वो ज्यादा चल रहा है। और उन्होंने कहा जी 1300 को कुछ मेरा हाल जो है वो जख्मी हुए हैं। तो यूएनओ के, लेकिन वो ये यूएनओ की चीजें जो है बड़ी कम चलाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है वो दिखाई जाते हैं तस्वीरें। अब जहाँ बम एक गिरा, कहीं भी गिरा बिल्डिंग में, उसकी तस्वीर मुसलसल बैकग्राउंड में लगाए रखेंगे तो लोगों के ज़हन में तो ये भी होगा ना बड़ी तबाही आ रही है। अच्छा, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल पे नाज़रीन बातचीत होगी। आज सुबह हमने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी कि रबुआ में एक वकालत से तल्लक था, उनका नौजवान थे, लड़का था, उसे शहीद किया गया। बासत साहब उसे जानते थे, तो थोड़ी सी उस पर भी बात होगी, कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे भी। लेते एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत।